से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज फिर से हम लेके आ चुके हैं साइंस का चौथा मॉडल यहाँ पे पांचवा मॉडल पेपर को देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोग बारी बारी से सभी मॉडल पेपर को हल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को बतलाने वाले हैं, इसलिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना टोटली 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इसको हल करने वाले हैं। आपका जो मॉडल पेपर है जो यहाँ पे मार्केट में आया हुआ है, अगर आपके पास अवेलेबल है ना, तो वहाँ पे आप का काफी सारे आंसर की जो ना गलत मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना 110% यहाँ पे आपको आंसर की सही और सटीक बताएंगे। और यहाँ पे क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल कर लेते हैं ना, तो हम उम्मीद करेंगे कि क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन आपको याद होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित इंटरनेट वाला मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो ये दोस्तों ये आपका जो है ना साइंस का मॉडल पेपर यानी कि पांचवा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले काफी सारे पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर आप जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप बारी बारी से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको जो है ना OMR सीट में भरना है, ठीक है। और प्रत्येक का यहाँ पे जो है ना 1 अंक मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जो है ना आज रात में सभी विद्यार्थियों को जो है ना हम यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट पे भी धमाकेदार टेस्ट वगैरह चलते रहता है, और वेबसाइट पे यहाँ पे डेली आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, काफी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कि जुड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड ये जो प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो प्लेन मिरर होते हैं ना इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, रियल या फिर वर्चुअल या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो समतल दर्पण होते हैं ना इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, यानी कि आपका आकार जितना है ना, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का भी आकार उतना ही होगा, यानी कि बराबर यानी कि समान आकार का बनता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो सर्च लाइट होते हैं ना इसका जो परावर्तक सतह होते हैं कौन सा दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे लेंस की क्षमता अर्थात पी का वैल्यू दिया गया 2D, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी यानी कि फोकसांतर पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह पूछे और यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा ना, तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा, तो सिंपली यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दीजिए जितना भी यहाँ पे क्षमता है। जैसे कि 2D है ना, तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जब इसको काटेगा तो 50 बार में कट जाएगा, यानी कि फोकस दूरी यानी कि फोकसांतर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो लेंस होते हैं ना, लेंस यानी कि जो क्षमता होती है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्र क्या होते हैं, डायोप्टर होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता यानी कि पी बराबर क्या होता है, 1/फोकस दूरी होता है। और दोस्तों ये फोकस दूरी जो है ना किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/फोकस दूरी कितना दिया गया, 1 मीटर फोकस दूरी दिया गया है। तो यहाँ पे बटे 1 कर देंगे, और यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में है तो यहाँ पे भी मीटर में ही है, तो यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1/1 का मतलब कितना होता है, 1। और दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होते हैं, डायोप्टर होते हैं, इसलिए यहाँ पे लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख व्यवहार होता है, ठीक है। तो फ्रेंड हमारे आंख जो होते हैं ना किस लेंस की तरफ व्यवहार होता है, तो उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, तो ये अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। और जो भी व्यक्ति जो है ना जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो उस व्यक्ति को बाइफोकल या फिर द्विफोक्सित लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। और अबिंदुकता से पीड़ित व्यक्ति को सिलिंड्रिकल लेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, इसका ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो 1 वोल्ट होते हैं ना, जूल प्रति कूलाम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय जो है ना परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस समय इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि इसका जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में जो है ना हम लोग क्लास 10 के फाइनल परीक्षा के लिए इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का 5वां पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे पार्ट यानी कि 1 से लेकर 4 पार्ट तक देख चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो सभी पार्ट को आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको जो है ना वहाँ पे मिल जाएंगे सारे क्लास का लिंक। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 10 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ठीक है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ओम का नियम यानी कि बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर पूछा जाए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी अपन आई हो जाएगा, क्योंकि ये आई गुना में था। तो ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है आर बराबर भी बट्टे आई, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रकृति में जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना सूर्य है। और दोस्तों ये सूर्य से हमें कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये जो कोयला होते हैं ना अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है ना निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन है, पेट्रोलियम है, गोबर गैस है और यहाँ पे कोयले, ये तीनों क्या है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। लेकिन ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, ये जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड जो पवन विद्युत जनित्र होते हैं ना, पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी यहाँ पे साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनता है ना, तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो उष्मा क्षैप्य रिएक्शन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड उपचयन प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग होता है और इनके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि ये सभी होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर यानी कि हमारे शरीर के पीएच जो है ना कितने परास के बीच कार्य करता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो हमारे शरीर का जो पीएच रेंज होते हैं कितना होता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में 1% पूछे आते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो बेकिंग पाउडर होते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। तो इसका जो अनुसूत्र होते क्या होते हैं, NaHCO3 होते, क्या होते हैं, NaHCO3 होते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। तो फ्रेंड दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ यानी कि तत्व है ना, हीरा है। और दोस्तों ये हीरा का पूर्णांक कितना होते हैं, 2.42 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फ्री स्टेट में पाए जाने वाला कौन सा मेटल है, तो आपको पता होना चाहिए सोना क्या होती है, संक्षारित रोधी होती है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए यह एक प्रकार का मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु होते हैं। और दोस्तों ये पारा क्या होते हैं, इसमें अगर पारा को इसी छोड़ देते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, कमरे के ताप में लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। और दोस्तों ये लोहा क्या होते हैं, इसमें भी जंग लग जाते हैं और तांबा में भी जंग लग जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कांसा का मुख्य अवयव है। तो फ्रेंड यहाँ पे कांसा का जो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, कॉपर और यहाँ पे एंटीमनी का क्या होते हैं, सम्मिश्रण होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड जो इथाइल अल्कोहल होते हैं ना, इनका जो अनुसूत्र होता है क्या होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना C2H5OH हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना अब हमें जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है, यानी कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध होते, बॉन्डिंग होते, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार होते हैं ना, क्या होते हैं, परमाणु संख्या के मतलब क्या होते हैं यहाँ पे आधार होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होती है ना कितनी होती है, 7 होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि CnH2 किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो देख सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे जो CnH2 है ना किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्कीन। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन है। तो फ्रेंड ये जो ऑक्सीजन होते हैं यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये द्विखंडन किस किस में होता है। तो यहाँ पे अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, यानी कि ये सभी में द्विखंडन होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो किसकी कमी के कारण ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है दोस्तों, तो आयोडीन की कमी से होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है
कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि अंडाणु निषेचित कहाँ पे होता है, तो फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन नलिका में होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्न में से यौन संचारित रोग है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो यौन संचारित रोग है ना, गोनोरिया है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उभयलिंगी जंतु हो जाएंगे ना, केचुआ हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है ना किस तरह के अंग है। तो फ्रेंड ये कीटों के पंख तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना, ये समूर्ति अंग के उदाहरण है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते कि हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद किस तरह के अंग होते हैं, तो ये समजात अंग के उदाहरण होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे, तो जंगली जानवर को रखेंगे। और दोस्तों ये जो हरे पौधे होते हैं ना, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सही आहार श्रृंखला है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आहार श्रृंखला आपको पहचानना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया घास। तो फ्रेंड घास को हिरण खाते हैं, और हिरण को कौन खा जाते हैं, शेर खा जाते हैं। यही जो है ना आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण जो है ना किस प्रदेश में किया गया था। तो फ्रेंड ये जो टिहरी बांध का निर्माण किया गया था ना, उत्तराखंड प्रदेश में किया गया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा, वन संपदा का एक उदाहरण क्या है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे लकड़ी जो है ना, ये वन संपदा का उदाहरण, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रेंड है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति होती है ना, कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यानी कि एक सेकंड में जो ना दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा 50 बार दिशा चेंज करती है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ना, क्या होते हैं, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल विद्युत संयंत्र जो है ना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो तापीय ऊर्जा होते हैं ना, ये क्या करते हैं, विद्युत संयंत्र जो है ना, ये तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 टेंस टू BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो यह एक प्रकार का है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पॉप प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा विरंजक चूर्ण या फिर जिप्सम या फिर चूना पत्थर या फिर कच्चा चूना, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जिप्सम को गर्म करने पर किसकी प्राप्ति होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्त होती है। और दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होते हैं। तो CaSO4 हाफ H2 होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि एसिडिक अम्ल का आयुपेक नाम बताना, ठीक है, यानी कि आयुपेसी नाम बताना है। मेथोनिक अम्ल या फिर प्रोपोइनिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो फ्रेंड जो एसिटिक अम्ल होते हैं ना, इसका आयुपेक नाम क्या होते हैं वही आपको बताना है। तो एथेनोइक अम्ल होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि कितना गुना बड़ा करके देखा जाता है।
तो फ्रेंड जो स्लाइड को सर्वप्रथम सबसे पहले जो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर कितना गुना करके बड़ा करके दिखाया जाता है, तो 10x पर देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, तो देख सकते हैं चबाना को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए यह एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अमीटर का उपयोग करते हैं, और दोस्तों विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड डायनेमो से जो है निर्दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मतलब क्या होते हैं, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होते हैं, यूरेनियम आवश्यक होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे बायोमास संयंत्र है, इसे आपको याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट करके जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड और इनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, तो यह एक प्रकार का किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यह एक प्रकार का क्या होता है कि बड़े अणु टूट करके दो या दो से छोटे अणु का निर्माण करते हैं, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड कौन सा यौगिक का निर्माण होता है, Fe3O4 का निर्माण होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्षारक विलयन का मान कौन देगा, जिस भी विलयन की पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है तो वो विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, इसीलिए यहाँ पे 13 7 से ज्यादा है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये क्षार का काम क्या होती है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, और क्षार जो होते हैं ना दोस्तों, इसका विलयन का पीएच का मान कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 10, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड ये जो विरंजक चूर्ण होते हैं ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, CaOCl2 होते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो फ्रेंड ये जो धातुओं की जो प्रकृति होती है ना, विद्युत धनात्मक होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि पित्तल है। तो फ्रेंड ये जो पित्तल होते हैं ना, किस किस का मिश्र धातु होते हैं, तो कॉपर और यहाँ पे जिंक का मिश्र धातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिनेबार जो है ना किस धातु का अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क होते हैं, यानी कि Hg का अयस्क होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, तो C6H6 होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 परमाणु कहाँ पे है, तो C3H4 में है, तो इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना
बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होते हैं, तो C6H12O6 होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, तो यहाँ पे शून्य समूह का तत्व कौन हो जाएंगे, हीलियम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं ना, कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है, तो एटीपी को जो ना ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है। और दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो फ्रेंड यहाँ पे आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग हो जाएंगे ना, छोटी आंत हो जाएंगे। और दोस्तों ये छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क जो है ना किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो ये उत्सर्जन जैव प्रक्रम का हिस्सा है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न देख रहा है कि मानव जनन अंग जो है ना किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो फ्रेंड मानव जनन अंग जो होते हैं ना, ये कितने वर्ष की उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं, तो 18 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये जो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में जो है ना कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों में जो यहाँ पे लिंग गुणसूत्र होते हैं कौन सा होते हैं, XX होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अड़हुल जो है ना किस प्रकार का फूल है, तो फ्रेंड ये जो अड़हुल होते हैं ना ये किस प्रकार का फूल होते हैं, तो ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, तो 4 रक्त समूह होते हैं। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो फ्रेंड ये जो ओजोन परत होती है यानी कि जो ओजोन लेयर होती है ना, ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाई जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ओजोन का अणुसूत्र क्या होते हैं, O3 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना एक जैव अनियमिकरणीय पदार्थ है, तो यहाँ पे जैव अनियमिकरणीय पदार्थ क्या हो जाएंगे, DDT हो जाएंगे। ये जो है ना मिट्टी में अपघटित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण का उपाय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण का उपाय यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, नए वृक्षारोपण द्वारा हो जाएंगे, और यहाँ पे वनों की कटाई पर रोक, और इनके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि पर रोक, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बादलों वाले दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना फाइनली हम लोग इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का जो है ना 5वां पार्ट को देख चुके हैं। ठीक है, जो साइंस का था इसमें हम लोग 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताए। तो अब 1 से लेकर 80 तक प्रश्न का यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक प्रश्न हम तो बताए, तो इसमें से आपको कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। ठीक है कि नहीं, आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना था एग्जाम में। तो यहाँ पे फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों 1 से लेकर 80 तक आप कितने प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए। इसका जवाब जो है ना जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए।
बताइएगा, ठीक है। और इनके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसका भी जो आपको इसी वीडियो में कमेंट करना है, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6206076569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिएगा कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मिलते हैं यहाँ पे 9 बजे रात मतलब 9 बजे रात में क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो इस क्लास को जरूर कीजिएगा, ठीक है। यानी कि रात्रि के 9 बजे जो क्लास होगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखते हैं इस क्लास में। और यहाँ पे दोपहर में 1 बजे डेली क्लास होती है, और यहाँ पे शाम 6 बजे जो क्लास अभी जो की है, क्लास तो होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर डेली यहाँ पे क्लास जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।